इवेंजेलियन 90s का एक एनिमे जो आज भी इतने सालों बाद भी इतना पॉपुलर क्यों है। आज के बहुत से लोग, खासकर युवा दर्शक, ये सोचते हैं कि आखिर ये शो इतना बड़ा फिनोमिनन बना कैसे। तो इसका जवाब पता है कहाँ है? इसकी कहानी में नहीं। असल में इस शो को समझने की असली चाबी इसकी कहानी में है ही नहीं, बल्कि उस दुनिया में है, उस समय में है जिसने इसे बनाया। तो फिर चलिए एक तरह की आर्कियोलॉजिकल खुदाई करते हैं। हम 1990 के जापान की एक एक परत को कुरेद कर देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि इस शो का असली मतलब क्या था। तो हमारी खुदाई की पहली परत, एक पूरे देश का डिप्रेशन। हम बात कर रहे हैं 1990 के जापान की। ये वो वक्त था जब देश की जो तूफानी रफ्तार से बढ़ती इकॉनमी थी, जिसे बबल इकोनॉमी कहते थे, वो अचानक से धड़ाम हो गई और इसके साथ ही पूरे समाज का मूड ही बदल गया। देखिए, 90s से पहले माहौल कैसा था? भविष्य सुनहरा है, मेहनत का फल मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन 90s के बाद सब उल्टा। भविष्य का कोई भरोसा नहीं, मेहनत बेकार जा सकती है और समाज में उम्मीद की जगह बस चिंता और ठहराव था। और इसी माहौल में शिंजी इकारी का वो मशहूर डायलॉग, मुझे भागना नहीं चाहिए, एकदम सटीक बैठता है। ये लाइन सिर्फ एक रोबोट चलाने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी के दिमाग पर पड़े बोझ को दिखाती थी जो एक ऐसे भविष्य का सामना कर रही थी जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब आते हैं दूसरी परत पर, और ये है पिता। मतलब परिवार का ढांचा, और खास तौर पर 90 के दशक में पिता और बच्चों के बीच का वो अजीब सा कॉम्प्लेक्स रिश्ता। उस दौर का पिता कैसा होता था? इमोशनली बहुत दूर, काम ही सब कुछ था, घर पे होते हुए भी ना के बराबर। एक ऐसी अथॉरिटी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। तो जब हम गेंडो इकारी को देखते हैं, जो आज हमें बहुत एक्सट्रीम लग सकता है, वो असल में उस जमाने के बहुत से बच्चों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था। तो सोचिए, जब शिंजी अपने पिता से पूछता है, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सिर्फ शिंजी का सवाल नहीं था, ये उस पूरी की पूरी पीढ़ी का सवाल था जो अपने ही घर में अपने पिता से बात नहीं कर पाती थी। और अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी परत पर, एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता। यहां बात किरदारों की साइकोलॉजी की है, क्योंकि इवेंजेलियन के कैरेक्टर्स सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स नहीं थे। वो उस दौर के टीनेजर्स के दिमाग का एक चौंकाने वाला रियलिस्टिक पोर्ट्रेट थे। सबसे पहले शिंजी, वो लगातार खुद पर शक करता है। उसे दूसरों से बस थोड़ी सी तारीफ चाहिए। वो एक ऐसी संस्कृति की पैदावार है जहां उसे सिर्फ ये बताया गया कि क्या करना है, ये कभी नहीं बताया गया कि तुम अच्छे हो। फिर आती है आसुका। वो कहानी का बिल्कुल दूसरा पहलू है। बाहर से बेहद घमंडी, आक्रामक, लेकिन अंदर से वो इस बात से डरी हुई है कि कहीं लोग उसे बेकार ना समझ लें, उसे छोड़ ना दें। और फिर है रेई अयानामी। उसकी तो कोई अपनी पहचान ही नहीं है। उसकी सेल्फ वर्थ इस बात पर टिकी है कि दूसरों के लिए उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या ड्यूटी है। वो उस अच्छी स्टूडेंट की तरह है जिसका वजूद सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए है। अब हम पहुंचते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरी परत तक, क्रिएटर का दिमाग। ये कहानी हमें सीधे इसके बनाने वाले हिदेआकी आनो के मन के अंदर ले जाती है, क्योंकि ये शो उनके अपने पर्सनल स्ट्रगल से बना है। बात यह है कि जब ये शो बन रहा था तो इसके क्रिएटर हिदेआकी आनो खुद बहुत गहरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी वजह से शो ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, 90 के दशक का कोई भी रोबोट एनिमे कैसा होता था? बाहरी दुश्मनों से लड़ो, दुनिया बचाओ और आखिर में एक जबरदस्त जीत। पर इवेंजेलियन, ये बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने की कहानी बन गई। दुनिया को बचाने से ज्यादा ये खुद के होने का मतलब समझने की कहानी बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वो कहानी थी जिससे आनो को खुद के लिए सुनाना जरूरी था। तो ये सारी परतें, देश का डिप्रेशन, परिवार के टूटे रिश्ते, टीनेजर्स की साइकोलॉजी और क्रिएटर का अपना दर्द, ये सब मिलकर एक ऐसा फिनोमिनन कैसे बनाते हैं जो आज तक जिंदा है। इसका राज इवेंजेलियन के दोहरेपन में छिपा है। एक तरफ तो ये वो सब दिखाता है जो एक दर्शक देखना चाहता है, बड़े बड़े रोबोट्स, कूल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, मिस्टीरियस हीरोइंस। लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाता है असलियत, माता पिता से दर्दनाक रिश्ते, अंदर ही अंदर खा जाने वाली एंग्जाइटी और खुद से नफरत। यही इसका जीनियस था।
और इसीलिए बहुत से लोगों को ये शो समझ में नहीं आता। पर इसकी यही बात, इसका समझ से परे होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहानी आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, क्योंकि ये उस 90 के दशक की फीलिंग को दिखा रही थी। एक ऐसा दौर जहां जिंदगी के लिए किसी के पास कोई आसान जवाब था ही नहीं। मतलब ये एक ऐसा काम था जिसे समझने से ज़्यादा महसूस करने के लिए बनाया गया था। इसकी कंफ्यूजिंग कहानी उस समाज के लिए बिल्कुल सही थी जो खुद ही सही जवाब क्या होता है ये भूल चुका था। ये एक अजीब तरह का इमर्सिव एक्सपीरियंस था। और इन्हीं सारी परतों की वजह से इवांजेलियन एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। सोचिए, जब कोई टीनेजर होता है तो उसे शिंजी का दर्द और कंफ्यूजन समझ आता है। जब वही इंसान 20s में होता है तो उसे आसुका का एम्बिशन और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। 30s में पहुंचकर मिसातो की जिम्मेदारियों का बोझ समझ आता है। और शायद 40s के बाद गेंडो का अकेलापन भी समझ आने लगता है। ये एक ऐसा शो है जो आपके साथ साथ बड़ा होता है। तो एवेंजेलियन महज एक एनिमे नहीं था। ये 90s के दशक की आत्मा का एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था। ये उस दौर का सच था। सवाल ये है कि आज के दौर की आत्मा को कौन सी कहानी बयां करती है।